तो 2-2.5 महीने के अंदर आपको 3 लाख का प्रॉफिट आया और वहाँ आपको साल भर में इंटरेस्ट आना था 1,74,000 रुपये। रियल इस्टेट का दाव अगर ठीक बैठ जाए तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है जो प्रॉफिट आता है। और हर बिजनेस की तरह से आपको राइट टाइम ऑफ एंट्री एंड राइट टाइम ऑफ एग्जिट पता होना चाहिए। अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार, सादर प्रणाम। अक्सर ये देखा जाता है कि हम जो पुराने स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं वो जब भी कुछ धन इकट्ठा होता है तो उसमें पहला काम होता है कि भैया एफडी करा दो, बैंक में एफडी करा दो। तो इस प्रकार से ज़्यादातर वो एफडियाँ करा के रखते हैं और फिर जब सडनली कोई प्रॉपर्टी का ऑप्शन आता है और मैं जब उनको कम्युनिकेट करता हूँ कि सर एक अच्छी ऑप्शन आई है, सेफ़ एंड सिक्योर एंड बेस्ट, तो लगाइए इसमें पैसा और मिनिमम एटलीस्ट 6 महीने में 20 लाख का इंतजाम होना चाहिए, 6 महीने के अंदर यूनिट निकल जाएगी, 5-5 लाख की किस्तें देनी है। तो वो बंदा कहता है यार पैसे तो हैं लेकिन 3 महीने बाद मेरी एफडी मैच्योर हो रही है, तो कुछ ऐसा कर सकते हो कि 3 महीने तक होल्ड कर लो। तो भैया अवसर जो होता है वो 3 महीने के लिए नहीं, 3 घंटे के लिए होता है, क्योंकि जब भी कोई बहुत अच्छी ऑप्शन आएगी तो उसको ख़रीदने वाले लोगों की भरमार है। ट्राई सिटी में स्पेशली चंडीगढ़ मोहाली में देयर आर वेरी गुड एंड वेरी बिग इन्वेस्टर्स। तो कोई भी अच्छा प्रोडक्ट आता है उसमें आपको अगर इंटर करना है तो आपके पास उस समय पैसा तैयार होना चाहिए। और ये एफडी का जो मोह है, आज मैं ये मोह भंग करने वाला हूँ आपका। रियल इस्टेट में काम करना है तो एफडी ज़रूर करवाएं जब तक आपको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन उसका मोह ना करें, उसको तुड़वाने में बिल्कुल समय ना बर्बाद करें। अब जब आप एफडी तुड़वाने बैंक जाएंगे तो बैंक वाले स्टाफ को भी बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनके बैंक से एक डिपॉजिट बाहर जा रहा है। तो उस कष्ट का निवारण वो कैसे करता है, वो आपको समझाता है कि सर 3 महीने की बात है, आप सेविंग अकाउंट से कुछ पैसा दे के अपनी यूनिट होल्ड करा लो, आपका इतने, सपोज़ उसने कैलकुलेशन करके बताया कि आपके इतने हज़ार का नुकसान हो जाएगा, तो आप समय बर्बाद करने लगते हैं और इन थोड़े से 1000 रुपये के नुकसान के लिए कई लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है। तो आइए मैं समझाता हूँ कि ये सारी कैलकुलेशन का खेल क्या है और क्यों ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं लूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति 20 लाख रुपए की एफडी करा रहा है बैंक में, जिसमें उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मान के चलते हैं एफडी में जो आजकल चल रहा है। तो 20 लाख की एफडी में अगर हम 6% ब्याज पे उसको चढ़ाते हैं तो साल भर में आपको 1,44,000 रुपये के आसपास ब्याज मिलता है। अब यही दूसरी सिचुएशन है कि मैंने जिसको फ़ोन किया था, एक प्लॉटिंग का ऑप्शन आया था जिसमें कि लगभग 40-45 लाख के आसपास प्लॉट था, बुकिंग अमाउंट 5 लाख रुपए देना था। वो प्लॉटिंग की ऑप्शन इसलिए अच्छी थी क्योंकि बिल्डर ने पूरी ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली थी, कोई जेवी नहीं है, कोई जॉइंट वेंचर नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं है। और ऐसी केस में बहुत सेफ स्टेज होती है जब उसका सीएलयू भी हो चुका है, रेरा अप्लाई हो चुका है, अप्लाई होने के बाद बस रेरा नंबर आना बाकी है। तो ऐसी स्टेज में हम लोग तलाशते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये जो प्रोजेक्ट था इसमें 50,000 रुपये गज का रेट था, 100 गज के प्लॉट थे और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में वो 5-5 लाख रुपए के चेक ले रहे थे। हकीकत ये है कि प्लॉट कम थे, चेक देने वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन जो लोग पुराने होते हैं, जो ऑलरेडी जुड़े होते हैं बिल्डर से, उनको वो कुछ तो एक कोटा दे देते हैं। तो उस कोटे में हमें भी वहाँ पे 10 प्लॉट दिए गए थे। अब हमने अपने जान पहचान के सभी दोस्तों को फ़ोन किया। अब उसमें से एक दोस्त की ये घटना है और मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि शायद वो एक दोस्त आप ही हो। आपने भी कभी एफडी का मोह किया हो और उसके बाद उस ज़मीन का इतना रेट बढ़ गया हो कि उसके बाद से आपको एफडी कराने का मन नहीं करता। तो ऐसी बात नहीं, एफडियाँ कराइए, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिले तो ये मत देखो क्या ब्याज क्या कुछ। अब उसमें क्या था, 5 लाख रुपए दे करके अगली जो इंस्टॉलमेंट आनी थी वो रेरा नंबर आने पे आनी थी और उसमें अलॉटमेंट होनी थी। 5 लाख रुपए और देते आप तो पूरा आपका 20% अमाउंट चला जाता, क्योंकि 100 गज का प्लॉट था, 50,000 रुपये गज का रेट था, तो 50 लाख का प्लॉट था। जब आपने 10 लाख रुपए दे दिए तो 20% पेमेंट पूरी हो गई, आपका टन से अलॉटमेंट लेटर बन जाता, एग्रीमेंट बन जाता। और रेरा आने के बाद कंपनी डेफिनेटली, क्योंकि उस आसपास के एरिया में प्लॉटिंग जो बिक रही थी वो 70-75 हज़ार रुपये गज में बिक रही थी। ये चूँकि अभी ऐसी स्टेज में था कि इसको खुल के नहीं बेचा जा सकता था, खुल के कम्युनिकेशन नहीं की जा सकती थी मार्केट में, तो इसलिए उसका बेनिफिट मिलता है। सेकंड ये था कि अभी डेवलप होना है, धीरे धीरे डेवलप होना है, तो बिल्डर भी ये चाहते हैं कि लॉन्च होने से पहले ही शुड बी इंश्योर्ड कि उसका कितने % जो उसकी इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट हो गई है। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए वो ये कम्युनिकेशन करते हैं और पैसे की ज़रूरत सबको होती है, तो इसी प्रक्रिया के तहत ये लोग ऐसी स्टेज में स्टॉक निकालते हैं। अब क्या होता है कि 10 लाख अगली पेमेंट जब आपकी 5 लाख की जाएगी, तब तक डेवलपर को समझ में आ जाता है कि अब रेरा नंबर आ गया, काम शुरू हो गया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, तो ऐसी स्टेज में वो वहाँ का रेट 10%, 15%
एप्रिशिएट कर देते हैं। तो जो 50 लाख की चीज़ थी, अगर उसमें 10% बढ़ा तो 5 लाख बढ़ गया। आपका लगा कितना है? 10 लाख। 10 लाख लगाए, 5 लाख रुपए रेट बढ़ गया। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती है, कंपनी अपना सारा स्टॉक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में दे चुकी है, तब तो आपकी लॉटरी है भैया, क्योंकि जितना रेट बढ़ा कंपनी के पास स्टॉक ही नहीं है। तो आप चाहें तो उससे बढ़े हुए रेट में, मतलब 10 लाख लगा के आप 15 लाख का भी बेच सकते हैं, 5 लाख प्रीमियम ले सकते हैं, या उससे ज़्यादा की भी डिमांड कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज ये है कि कंपनी ने अपना सिर्फ 25% स्टॉक इस स्कीम में सेल किया, बैलेंस जो स्टॉक है वो अभी कंपनी के पास भी पड़ा है। तो कंपनी में अपनी डिस्काउंटिंग होती है, सारा प्रोसेस होता है। हम एज्यूम करते हैं कि हम उस प्रोसेस में हैं कि कंपनी बहुत समझदार कंपनी है, उसने सारा स्टॉक नहीं बेचा और थोड़ा सा स्टॉक बेच करके लोगों को अपने साथ जोड़ा, अपने इन्वेस्टर्स को अपने साथ जोड़ा, ताकि उनको प्रॉफिट आए और वो आगे से आगे उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, जो कि होता है। तो ऐसी स्टेज में अगर कंपनी उस प्लॉट को 55 लाख का बेच रही है, आपने 10 लाख लगाए हैं, 50 लाख का लिया था, तो आपका वो प्लॉट रीसेल में 53 लाख का तो बिक ही जाएगा। तो 10 लाख लगा के 3 लाख का प्रॉफिट। अब जरा करो कैलकुलेशन। अभी हमारे 6 महीने नहीं हुए, 2 ही किस्तें गई हैं। नॉर्मली ये 2 किस्तें 3 से 4 महीने में जाएंगी, क्योंकि रेरा नंबर आने में 1.5 से 2 महीने लगते हैं मैक्सिमम। तो 2-2.5 महीने के अंदर आपको 3 लाख का प्रॉफिट आया, और वहाँ आपको साल भर में इंटरेस्ट आना था 1,74,000 रुपये। यहाँ आपको 3 महीने में आ गया। 5 महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी 2 किस्तें और अपने और दे दी, 20 लाख रुपए दे दिया। तब तक कंपनी ने, सपोज फॉर एग्जांपल, कंपनी ने तब तक 700 रुपये, 800 रुपये रेट बढ़ा दिया, जो कि बड़ा नॉर्मल है, क्योंकि आसपास डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे ऑलरेडी प्लॉट्स उस रेट में बिक रहे हैं। तो आपने जितना पैसा लगाया उसमें 40%, 45% ग्रोथ आ गई। इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इसीलिए रियल एस्टेट में देखा गया है कि कुछ लोग भ्रमित होकर के, इस तरह के प्रॉफिट से भ्रमित होकर के पैसा कर्जे पे ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, 2%, 3% पे उधार ले लेते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो गलत है। आपके पास खुद का धन पड़ा है, आप रिस्क लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पहलू नहीं है, दूसरा पहलू भी है। जब इस तरह के इन्वेस्टमेंट करके हम लोग फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं? मान लीजिए ज़मीन जेवी पे थी, प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में था, आपस में पार्टनर्स का मतभेद हो गया, प्रोजेक्ट रुक गया, रेरा ही नहीं अप्लाई कर पाए, डिसीजन ही नहीं हो पा रहा। आपने ऐसी स्टेज में ले लिया कि CLU वगैरह हो गया था, लेकिन अभी रेरा नहीं अप्लाई हो पा रहा, तो फर्दर कुछ होना नहीं, अगली इंस्टॉलमेंट भी नहीं लग रही, मार्केट में न्यूज़ फैल गई कि भाई प्रोजेक्ट में डिस्प्यूट है। बहुत ऐसे केसेस हैं, आपने यहाँ ट्राई सिटी में तो देखे ही हैं, काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स हैं, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। अब वहाँ आपने जो 10 लाख दिए हैं ना, वो भी गए, वो वहाँ से रिफ़ंड लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 99% प्राइवेट बिल्डर पैसा वापस नहीं करते। 1-2% हैं जो वापस करते हैं ऐसी स्टेज में, अदरवाइज़ वो कोशिश यही करते हैं कि आपको वहाँ का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है तो कोई दूसरा प्रोजेक्ट समझा करके आपका पैसा वहाँ पे उसको एडजस्ट कराते हैं कि सर रिफ़ंड तो नहीं होगा, वो तो हमारी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। इन केस प्रोजेक्ट नहीं आता है तो हम आपके इसी पैसे को कहीं दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसी स्टेज में प्रॉस एंड कॉन्स समझिए। FD का मोह नहीं करना, लेकिन डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर वे से चेक करने हैं और रिस्क फैक्टर को कवर करके चलना है। हो सकता है आप 10 जगह इस तरह की इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें से एक जगह आप, तो उसमें घबराना नहीं है। आप जहाँ पे वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे एडजस्टमेंट करा लीजिए, नहीं कर रहे हैं तो आप चाहे तो जो ब्रोकर्स एसोसिएशन है, डीलर्स एसोसिएशन है, कंसल्टेंट्स की एसोसिएशन है, उनके थ्रू आप जा रहे हैं। हाँ, अगर आप डायरेक्ट गए हो तो भैया डायरेक्ट वापस ले लो। इसीलिए कंसल्टेंट बनाए गए हैं, इसीलिए एक प्रोफेशन है। ज़रूर हमारे देश में अभी इस प्रोफेशन को एक अच्छी सम्मानित दृष्टि से रिकॉग्निशन नहीं मिली है, पर मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि अब इस लाइन में मेरे परिचित कई ऐसे हैं जो मतलब MBA करके, फ़ॉरेन से MBA करके इंडिया में आए और आज इंडिया में बहुत अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का काम कर रहे हैं या डेवलपर बन गए। तो धीरे धीरे, लेकिन आपको हमेशा इस तरह की कम्युनिकेशंस में किसी को विटनेस के तौर पे साथ में रखना चाहिए ताकि आपका पैसा सिक्योर रहे। इस वीडियो के मार्फत मैं कोई ऐसा संदेश नहीं दे रहा हूँ कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स ही करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट और फिक्स डिपॉजिट या और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स का आपस में कोई तुलना नहीं है। रियल इस्टेट का दाव अगर ठीक बैठ जाए तो उसमें कोई कंपैरिजन नहीं है जो प्रॉफिट आता है। और हर बिजनेस की तरह से आपको राइट टाइम ऑफ एंट्री एंड राइट टाइम ऑफ एग्जिट पता होना चाहिए। बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक लेवल तक रेट बढ़ता है, उसके बाद स्टैग्नेंट हो जाते हैं, फिर 10-10 साल 8-8 साल तक वो रेट बहुत कम स्पीड में बढ़ता है। तो जिनको ये नॉलेज है वो लोग मार्केट के प्रोफेशनल लोग होते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, इसीलिए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सही समय बता देते हैं कि अब आप इसको बेच दो। स्टॉक मार्केट में भी ऐसे ही होता है ना,
आपके जो एडवाइज़र होते हैं वो बताते हैं कि सर ये शेयर निकाल दो, अब ये शेयर ख़रीद लो, फिर अब ख़रीद लो, फिर अब निकाल दो। इसका रीज़न यही होता है कि आप अपडेटेड नहीं रह सकते, आपको किसी अपडेटेड कम्युनिटी से जुड़ा रहना चाहिए। तो भैया वीडियो देखते ही एफडी मत तुड़वा लेना, अभी चलने दीजिए। जब कोई अच्छी कम्युनिकेशन आएगी सेफ़ एंड बेस्ट, जहां मैं खुद का इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं डेफिनेटली आपको सलाह दूंगा कि आप भी मेरे साथ आकर के बहती गंगा में हाथ नहीं धोना, डांस कर लो। ओके, थैंक यू।